हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ बेस्ड ऑन द लॉजिक विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। अब इसके एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो कि वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं फंडामेंटल ट्रूथ पर। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, एक्चुअली हेनरी फ्योल एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं जिसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आप पहले जनरली समझ लीजिए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। प्रिंसिपल्स होते हैं कि जैसे जो लोग घिसे हुए होते हैं अपने काम में, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग अपनी कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं। जैसे एक फादर होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होता है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हेनरी फ्योल ने भी दुनिया को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल समझाए हैं, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। किसी को फादर ऐसे थोड़ी बोला जाता है, उन्होंने मैनेजमेंट को सिखाया है अपने प्रिंसिपल्स के जरिए। और अब बात आती है कि वो प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं, वो प्रिंसिपल्स किस बेस पर बनाए गए हैं। तो क्या कोई ऐसे ही बिना किसी बेस के वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं? नहीं, वो बिना किसी बेस के नहीं बनाए गए हैं, बल्कि उनके लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातों को समझा गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही आपको वही बता सकते हैं जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है। तो ये कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स हैं जो कि बताए गए हैं कि किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल हैं, जो कि उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्योल ने, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह पर एप्लीकेबल है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि मैनेजमेंट हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो आपका बिजनेस एक्टिविटी है चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी। हर काम के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये वाले प्रिंसिपल्स हैं ये भी सभी जगह पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये टाइम के हिसाब से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड हैं ये, इनमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी ये प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम सारे ही प्रिंसिपल्स इसके कर लेंगे। जब हम इसके सारे प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है। कॉज और इफेक्ट के रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें तो ये आपको बात समझ में आई कि भाई ये जो गाइडलाइंस दी जाती हैं ये किस बेस पर होती हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये फंडामेंटल ट्रूथ जो बेस्ड ऑन लॉजिक पर बेस्ड होती हैं, जो कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में और एक्शंस लेने में मदद करती हैं, बहुत मदद करती हैं, ये बड़े काम की होती हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम इसको। फोर्थ पॉइंट है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ये ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इनका मकसद ही यही होता है कि ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर ह्यूमन का बिहेवियर ही बदल जाएगा तो ही तो उससे आप बेहतर ढंग से काम कराएंगे ना। मतलब मेन बात क्या होती है ह्यूमन से काम कराने की, अगर आप उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं कि पहले वो आलस से काम कर रहा था लेकिन आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि वो बड़े मन से काम करने लगा, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, बिहेवियर ही तो चेंज हो रहा है। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बड़े काम के प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये आगे चल के अभी देखेंगे हम।
नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। आपको भी मैंने बताया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कितने हैं गिनती में 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो कि सभी के सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी की बराबर इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रिंसिपल बड़ा ही काम का है और दूसरे वाला कि आप इम्पोर्टेंस को भूल जाओगे, मतलब उसे छोड़ के चलोगे। नहीं, सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो बड़े ही काम के हैं और सबकी इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है। चलिए हम नेक्स्ट, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं हम कि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पर्सन जो है ये हेनरी फ्योल हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा आपके लाइफ में काम आने वाले हैं, बहुत काम के हैं ये। तो गिनती में एक नज़र में देख लेते हैं ज़रा, ये हैं कौन कौन से। पहला डिवीज़न ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड एस्पिरेट डी कॉप्स। ये अभी सबके नाम मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देखिए, इसमें से सबसे पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क लिखा हुआ है ये। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या मतलब होता है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है आपके सामने, इससे आपको पता चलेगा कि जो काम होता है हमेशा एक आपने ग्रुप से काम करवाना है बेटे, तभी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं जो सबसे पहले काम होता है उसको वर्क को डिवाइड किया जाता है। वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू इंश्योर दैट एफर्ट्स एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क। मतलब कहने का कि कोई काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कोई भी काम होगा तो वो अकेला एक पर्सन पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके, इसीलिए तो उसको ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है ना, लोगों के समूह की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला इसका प्रिंसिपल ये माना जाता है कि जो काम है उसको पहले बांट दिया जाता है। बांटने के बाद काम को हर एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के बेस पर दिया जाता है। जो पर्सन जितना काम बड़े अच्छे ढंग से और स्पेशलाइज्ड ढंग से कर सकता है उसको उतना और वैसा काम दिया जाता है उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि काम को एक साथ नहीं दिया जाता बल्कि उसको बांट दिया जाता है और पर्सन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इसका, फ्योल रिप्रेजेंटेटिव वर्क स्पेशलाइजेशन इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्योल ने जो ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसमें पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्योल ने इस बात पर क्यों जोर दिया है कि काम का डिवीज़न किया जाना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रम विभाजन। क्यों काम का डिवीज़न किया जाना चाहिए, इसलिए किया जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे शायद आपको बात समझ में आए। मान लेते हैं कि जैसे एक स्कूल है, जैसे आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, तो हर एक टीचर होता है वो अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। तो एक कंप्लीट काम क्या होता है कि मान लेते हैं कि +2 क्लास को पढ़ाने का काम है, ये एक पूरा काम है। तो इस पूरे काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। जैसे इसको बांट दिया जाएगा हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, बांट दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो जो स्पेशलाइज्ड होंगे, अपने काम के एक्सपर्ट होंगे, उनको उनका काम दे दिया जाएगा। यानी कि जो हिंदी का एक्सपर्ट है उसको हिंदी दे दी, इंग्लिश का एक्सपर्ट है उसको इंग्लिश दे दी, जो अकाउंट का एक्सपर्ट है उसे अकाउंट दे दिया, जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है उसे इकोनॉमिक्स। मतलब कहने का कि जो भी अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनको वो काम दिया जाता है। कभी भी ऐसे नहीं किया जाएगा कि जो हिंदी का एक्सपर्ट है उसको बिज़नेस स्टडीज़ दे दी और बिज़नेस वाले को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए दे दी, ऐसा कभी नहीं होता। काम की स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ही तभी मिलता है जब उसे वही काम करने के लिए दिया जाए जिसमें वो एक्सपर्ट है, और वो उसको काम करने के बाद वो और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाता है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उस पर्सन के लिए भी और संस्था के लिए भी। तो ये था इसका पहला प्रिंसिपल। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो काम होता है उसके लिए अधिकार और दायित्व देना। ये देखिए पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेल डिफाइंड। मतलब किसी भी काम को पूरा करना है अगर किसी भी पर्सन ने, तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, काम करने के लिए आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ही तब कर पाएगा जब उसको उससे रिलेटेड अथॉरिटी मिली होगी। तो हेनरी फ्योल ने इस बारे में क्या कहा है, हेनरी फ्योल ने बोला है कि जब ये ए का मतलब अथॉरिटी,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। जब ए और आर बराबर होंगे, यानी कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना ही बड़ा अधिकार भी दिया जाएगा, तभी काम करना पॉसिबल है। और ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होने चाहिए। हम इसकी और फेसेस भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कभी ऐसा हो कि अथॉरिटी कम रह जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। मतलब देखो ना, ए इज़ लेस देन आर, ये जो बनाया मैंने, इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो अथॉरिटी होनी चाहिए थी वो उससे छोटी पड़ गई, वो उससे कम रह गई। तो वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि काम तो मुझे करने के लिए दे दिया लेकिन इतनी अथॉरिटी तो दी नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाऊं कैसे। अब इसके अलावा देखो, ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी। अब इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि कभी अथॉरिटी इज़ ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या कि कभी ऐसा हो जाए कि अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और काम छोटा सा दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जरा सी दी और अथॉरिटी इतनी बड़ी दे दी। तो आप खुद ही सोचिए कि भाई क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। चलिए मैं एक बार तो बता देती हूँ, फिर इसके और नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप सोचकर बताना। बेटे देखो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और अधिकार बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो जिस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, जिस पर्सन को अधिकार ज़्यादा मिल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिली है, तो वो जायज़ सी बात है कि वो अपने अधिकारों का मिसयूज़ करेगा, अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करना शुरू कर देगा, जो कि संस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। इसीलिए हमें ये वाला प्रिंसिपल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, कभी कम नहीं और कभी ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल आता है हमारे पास। डिसिप्लिन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन एफर्ट चाहिए होते हैं अपने वर्कर्स के। जो भी अगर कोई गलत है तो उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी जजमेंट उसके साथ मतलब होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन खाली बुक्स में रखने के लिए, फाइलों में लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसको फॉलो भी किया जाना चाहिए। ये भी हेनरी फ्योल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? आदेश की एकता। इसका मतलब क्या है कि वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर एट वन टाइम। मतलब कहने का कि देखिए एक एग्जांपल है, देखो जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक पर्सन ऑर्डर देने वाला है और ये नीचे 6-7 लोग जो खड़े हैं ये ऑर्डर लेने वाले हैं। क्या ऐसा सही है सिस्टम? हाँ, बिल्कुल सही सिस्टम है कि एक टाइम पर एक पर्सन काफ़ी सारे लोगों को ऑर्डर दे सकता है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, उल्टा कैसे कर दूँ कि पर्सन एक है काम करने वाला, इसको ऑर्डर देने वाले 10-15 लोग हो गए, ये कितने सारे लोग हैं, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी एक टाइम पर सभी इतने सारे लोगों ने ऑर्डर दे दिया इसको कि ये करो वो करो। इसको तो समझ ही नहीं आएगा बेचारे को, इसको मिस्टर ए को तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसके काम को हाँ करूँ किसके काम को ना करूँ, वो सोचता ही रह जाएगा, काम होगा ही नहीं। तो हेनरी फ्योल ने ये बात बोली कि आप संस्था में जब भी काम कराते हो तो एक बात बड़े ध्यान रखने वाली होती है कि आपको ये देखना चाहिए बड़े सिस्टमेटिकली कि एक टाइम पर एक ही पर्सन से ऑर्डर मिले, एक से ज़्यादा से नहीं। अदरवाइज़ अच्छे से अच्छा काम करने वाला पर्सन भी है जो वो काम नहीं कर पाएगा। तो कितने काम का है ये प्रिंसिपल, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन कॉमन डायरेक्शन। जैसे कि इस पिक्चर से भी आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि इस पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है कि एक डायरेक्शन एक ही होगी, काम करने वाले बड़े सारे लोग हैं, ये देखिए बड़े सारे लोग हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एक ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ये पर्सन तो अलग अलग है लेकिन जुड़े तो एक ही संस्था के साथ है ना। तो जो इस संस्था का उद्देश्य होगा वो ही इनका भी उद्देश्य होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। हेनरी फ्योल ने ये भी बड़ा अच्छा प्रिंसिपल दिया अपना, इसे हिंदी में बोलते हैं निर्देश की एकता। अगला देखिए आप, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी बड़ा काम का प्रिंसिपल है।
इसमें ये बताया गया है कि मान लेते हैं कि कई बार संस्था में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है सपोज करो, और उसमें कई बार कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ जाता है कि एक तरफ मतलब हम उलझे होते हैं उसमें कि एक बार ये वाला डिसीज़न हम लेते हैं तो उससे एक पर्सन का फ़ायदा होगा और बाकी 100 लोगों का नुकसान होगा। मतलब एक का फ़ायदा हो रहा है और 100 लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हेनरी फ्योल बोलता है कि हमें ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अगर 100 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर एक का नुकसान हो भी रहा है तो होने दो उसको। जैसे संस्कृत में भी आपने श्लोक पढ़ा होगा कि जैसे अगर देश की रक्षा करनी है तो समाज के अगर किसी एक परिवार को बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए पूरे देश की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हेनरी फ्योल ने भी अपना ये वाला प्रिंसिपल दिया है। बात आती है रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, काम करने के जो बदले पैसा मिलता है। देखो ये कार्टून बनाए हुए हैं जो इसके नीचे पैसा रखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि देखो आप बड़े ध्यान से देखो तो किसी के नीचे 1 रुपये का सिक्का ही रखा है। कोई इतना सारा पैसा ले रहा है, कोई थोड़ा ले रहा है, कोई इससे थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। तो ये क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पर्सन जितना ज़्यादा लायक होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट लाइक दिस। इसमें हम ये 2 लोगों को कंपेयर करते हैं, इसको ये सबसे ज़्यादा ले रहा है पैसे और ये वो है बेचारा जो सबसे कम ले रहा है। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों करा दोनों में? तो भाई इनकी शक्लों के बेस पर नहीं होगा, इनके काम के बेस पर भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उसको काम का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी अभी नहीं मिल सकती, और इसको काम का एक्सपीरियंस है, इसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको एक्सपीरियंस है वो संस्था को कमा के भी तो देगा ना उतना ही। तो अगर मान के चलो, अच्छा इसका उल्टा करके चलते हैं कि मान लेते हैं ये नया बंदा है और ये पुराना बंदा है, ये 20 साल हो गए इसको काम करते हुए, इसको 2 महीने भी नहीं हुए। तो मान लेते हैं कि अगर दोनों को बराबर सैलरी मिले तो क्या होगा कि जो नया बंदा वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन जो पुराना है, जो एक्सपर्ट है, घिसा हुआ है, वो बड़ा दुखी हो जाएगा, और दुखी मन से कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि रेम्यूनरेशन का ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो 2 पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो नीचे लिखा भी हुआ है। दोनों का मतलब आप समझ लो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये देखो जैसे एक ग्रुप है, ये बीच में जब सेंटर बना दिया तो ये सेंट्रलाइजेशन है, और जब बीच में सेंटर ही गायब कर दिया तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स में मेन डिसीजन लेने वाला एक ही बंदा है, यानी कि डिसीजन जो है वो सेंटर पर ही लिए जाते हैं, जो ये बंदा मेन बैठा है यही इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी यही डिसीजन लेगा, तो ये सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि बीच वाला बंदा गायब हो गया, वो कह रहा है कि आप अपने अपने डिसीजन खुद से लो, तो ये क्या हो गया? ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो हेनरी फ्योल ने ये क्या बताया है? हेनरी फ्योल ने ये कहा कि जो ये बीच वाला पर्सन है ये टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है, या हायर लेवल का मैनेजर है। तो उसके कहने के अकॉर्डिंग कि जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है उसके लिए, तो ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है उनके लिए सेंट्रलाइजेशन किया जाना ज़रूरी है, और जो कम इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना ज़रूरी है। मतलब हर जगह ही सेंट्रलाइजेशन भी अच्छी नहीं होती और हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छी नहीं होती, तो इनको सोच समझ के अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये प्रिंसिपल आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है सोपान श्रृंखला। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे इसको तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक हाई लेवल का मैनेजर है, ये इसके अंडर काम करते हैं, ये इसके अंडर काम करते हैं, ये इसके अंडर काम करते हैं, तो ये टॉप लेवल मैनेजर है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो होता क्या है कि कई बार इसने कोई डिसीज़न लेना है तो पहले ये इससे पूछेगा, फिर ये इससे पूछेगा, इसको बताना है, इसको बताना है। तो इससे अच्छा क्या होता है, एक स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि एक संस्था को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मान लेते हैं कि ये 2 मैनेजर्स हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, ये आपस में कोई बात करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ये बॉस को बताए उसके बाद ये इसको बताए, तो ये अपने लेवल पर भी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि टाइम और एफर्ट्स दोनों बचेंगे। उसके बाद है ऑर्डर का प्रिंसिपल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रमबद्धता।
इसका मतलब क्या होता है कि ये तो हम अपने डेली रूटीन की लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अपनाते हैं, घर में भी अपनाते हैं, बाहर भी। दो बातें इसमें याद रखनी है कि हर चीज़ के लिए सही जगह और हर चीज़ अपनी सही जगह पर। मतलब जैसे आप घर में भी अपना सामान रखने के लिए आपको पता है कि आप अपने शूज़ कहाँ रखते हैं, अपनी बुक्स कहाँ रखते हैं, कि मम्मी रसोई में बर्तन कहाँ रखती है, सबको आपको पता है कि यही चीज़ यहाँ पर भी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जगह तो बना दी है लेकिन सामान वहाँ पे कुछ और ही रख रखा है, नहीं। हमने जो जगह जिस चीज़ के लिए बनाई है वो उसी लिए यूटिलाइज़ की जा रही है, ताकि सही समय पर सही चीज़ बहुत कम समय में मिल जाए, टाइम वेस्ट ना हो, एफर्ट्स वेस्ट ना हो, ठीक है। और सही पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद है इक्विटी, समानता। सभी एम्प्लॉयज़ के साथ जो बिहेवियर है वो इक्वल बिहेवियर किया जाना चाहिए। इक्वल बिहेवियर का मतलब देखो, जैसे इस पिक्चर से भी हमें समझ में आ रहा है कि चाहे कोई नया एम्प्लॉय है, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई आपका सगा है, चाहे कोई बाहर का है, चाहे अपना है, चाहे पराया, लेकिन आपके यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इक्वली ट्रीट का मतलब ये नहीं मैंने कहा कि आप सबको बराबर सैलरी दो, उसके साथ बिहेवियर इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो लेट आ रहा है, एक 2 घंटे भी लेट आ रहा है तो भी उसे कुछ नहीं कहा जा रहा, और जो दूसरा है वो बड़ा बेचारा सिंसियर है लेकिन 2 मिनट लेट हो गया तो उसके साथ उसकी बड़ी इंसल्ट की जा रही है। ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी कर्मचारियों के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो उसका मालिक है वो उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करता, कि मेरे साथ तो बड़ा भेदभाव किया जाता है। जिस दिन उसके मन में ये बात आ गई, कभी भी ईमानदारी से वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हेनरी फ्यूल ने कहा कि आप अपने वर्कर्स के साथ इक्वली ट्रीट किया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या है कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लंबे समय तक टिक के काम करें। ये ना हो कि ज़रा सी कोई बात हो वो छोड़ के चले जाएं। बार बार नए कर्मचारियों को ढूंढने में बड़ी समस्या आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो नए कर्मचारियों को जब भी आप काम पर लगाते हैं तो शुरू में बड़ी वेस्टेज करते हैं। एक तरफ बिल्कुल नया एम्प्लॉई है, एक तरफ 20-25 साल पुराना एम्प्लॉई है, तो वो पुराना बंदा जानता है कि काम को कैसे करना है। वो कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट्स के साथ बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब होगा? वो पुराना बंदा आपके पास होगा कब? जब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कि स्थायित्व बना रहेगा कर्मचारियों में, कि मतलब माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपके यहाँ से बार बार कर्मचारी काम छोड़ के ना जाएँ। आज की डेट में अगर हम बड़े बड़ी कंपनीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हम अंबानीज़ की कंपनी का एग्जांपल लें, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं। कोरोना काल में अभी उन्होंने कुछ ही हाल ही में डिक्लेयर किया है कि उनके यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ कोरोना की वजह से मर जाते हैं तो उनके बच्चों को 10 लाख रुपए वो देंगे, और जो है वो उनको एजुकेशन का खर्चा उनका उठाएंगे। तो ये क्या है? ये सब किस लिए है? ताकि उनके यहाँ से कर्मचारी छोड़ के ना जाएं। वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको देते हैं ताकि कहीं और जाने की वो सोचें भी ना। तो ऐसा होना चाहिए कि अपने काम के लिए एनवायरनमेंट से आपको प्यार होना चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैनेजर की। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं और आगे बताए जाएंगे, इनमें सभी में मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। नेक्स्ट है आपके सामने इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल क्षमता। क्या चीज़? पहल क्षमता, यानी कि पहल करने की भावना। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखो ये पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है कि जैसे एक पर्सन है वो बाकियों से आगे चल रहा है। इसका मतलब क्या कि एक मैनेजर को ये चाहिए कि अपने वर्कर्स को ये एनवायरनमेंट दे कि वो आगे बढ़ के कोई डिसीज़न ले सके, अपने मन की बात कह सके। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि हर पर्सन अपने मन में ही रखे बात, क्योंकि अगर बताई तो उनको लगेगा बड़ा इंसल्टिंग हो गई है। तो उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाना चाहिए कि ताकि वो अपने मन की बात शेयर कर सकें। क्योंकि कई बार जैसे मैनी माइंड्स मैनी फाइंड्स होता है कि कई बार किसी के भी मन में बहुत अच्छा कोई आइडिया आ सकता है, लेकिन जब वो शेयर करेगा तभी उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है ना। तो ये इनिशिएटिव का प्रिंसिपल भी फॉलो किया जाना चाहिए। अब ये लास्ट रहता है आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आपको लग रहा होगा ये कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? ये फ्रेंच लैंग्वेज का ही वर्ड है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि मैनेजर को ये चाहिए कि वो कभी भी ना मैं शब्द का प्रयोग ना करे, क्योंकि जिसमें मैं आ जाती है ना वो कभी काम नहीं कर पाता। मैं शब्द नहीं आना चाहिए, बल्कि हम शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं गलत होता है, मैं को कट कर दिया जाना चाहिए अपने काम में से, अपने मन में से, बल्कि हम शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी होता है वो टीम वर्क होता है, कोई भी पर्सन अकेला काम नहीं करता। अगर कोई पर्सन ये सोचने लगे कि भी मेरी वजह से ही काम हो रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा, तो ये उसकी गलतफहमी होती है। तो हेनरी फ्यूल ने अपने इस प्रिंसिपल को
बहुत अच्छी जगह दी है। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आप इन सबको अपने पास नोट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।